देखिए ये पिक्चर जैसे मोटिवेशन की जब बात आई ना, तो मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये पिक्चर अकेली बता रही है कि जब बच्चा बेरोजगार ट्रेनों में भर भर के ऐसे खड़ा रहता है ना प्लेटफॉर्म पे, क्या मोटिवेशन चाहिए यार, क्या मोटिवेशन। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि आप चाहते क्या है लाइफ में और क्यों चाहते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं जहां पे जिंदगी आसान लगने लगे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आज जो परेशानियां हमारे माँ बाप उठा रहे हैं, हमारे भाई बहन जो दूसरों का मुंह ताक रहे हैं, उन सब के लिए भी जीवन में हम कुछ कर पाए। हमारा जन्म सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ है। माँ बाप ने जो बचपन में हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं हमसे। वो भी चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें और उनके बोझ को हल्का करें। जो माँ एक चार दीवारी के अंदर संघर्ष कर रही है, पिता जो घर चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहाँ अपना आत्मसम्मान गिरवी रख के आ रहा है आपको नहीं मालूम, उसके लिए कुछ करना है। इसलिए मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। जब मैंने ग्रेजुएट हो गया तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आया, सरकारी नौकरी। नहीं बन सकता मैं आत्मनिर्भर, क्योंकि ना मेरे पिताजी के पास पैसे हैं, ना मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि मैं लोन ले करके, लोन मुझे मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो मैं ये रिस्क अपने दिमाग में नहीं रख सकता कि नहीं चला मेरा कोई काम तो मैं ये लोन कैसे चुका पाऊंगा। मैं कोई और काम मेरे पास करने के लिए नहीं है, हर एक काम बस मुझे डुबोएगा। मेरे पास परिवार की स्थिति और खुद के हालातों को बदलने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है सरकारी नौकरी। अब ये सरकारी नौकरी इतनी बदतमीज हो गई है कि ये भी कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती। एक साल आएगी फिर रुक जाएगी, फिर सरकारों को लगेगा कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी सरकार युवा को ग्रेजुएट कर रही है, पीएचडी करा रही है, लेकिन उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पा रही। जब वो कोई चुनाव हारती है तो उसके दिमाग में आता, अरे नहीं युवाओं ने सीरियस ले लिया, ये युवा तो हमें सरकार की सत्ता से हटा देंगे, तो फिर वो वैकेंसी निकाल के लेके आते हैं। जैसे अब दिमाग में आया जब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जब हमने भी ग्रेजुएशन किया था तो गूगल पे बस टाइप किया था कि सरकारी नौकरी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो सबसे पहले खुलता है सीजीएल। और जब सीजीएल के थ्रू हम एसएससी के एग्जाम्स देखते हैं तो पता चलता है सीएचएसएल भी एक ऑप्शन है जिसको 12th पास बच्चा भी दे सकता है। एमटीएस भी एक ऑप्शन है जिसका नोटिफिकेशन भी अभी आया है, जिसको 10th पास बच्चा भी दे सकता है। बट इसके लिए उम्र 25 साल है और इसके लिए लगभग सीजीएल के लिए उम्र 27 साल, किसी किसी पोस्ट में 30 साल भी है। इसके ऊपर भी एक दो पोस्ट में, वो हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो ये सरकारी नौकरी हमारे सामने निकल के आती है। आजकल नोटिफिकेशन इतना लेट आता है कि एग्जाम, और जब एग्जाम की वैकेंसी पता चलती है उसमें वक्त कम होता है, जैसे इस बार भी है। अब बात आई सीजीएल 2024, जो कि अभी नोटिफिकेशन आया है 24 जून को। उन्होंने कहा सीजीएल 2024 है तो 24 जून को नोटिफिकेशन देके ये बताया कि भैया बहुत सारी वैकेंसी दे रहे हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, अगर आप इसे ग्रैब कर सकते हो तो कर लो। आपने देखा होगा, अभी आगे सारी बातें आएंगी, आपने देखा होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर 20,000 वैकेंसी की घोषणा हुई थी, बाद में वो 37,000 हो गई थी। और ऐसे ऐसे युवा सेलेक्ट हो गए थे जो ठीक से युवा हुए भी नहीं थे। यानी जब भी ज्यादा वैकेंसी आती है तो तैयारी कम करनी पड़ती है। आप आगे अभी देखेंगे, जब सीजीएल 2024 की बात हमारे दिमाग में आई तो सबसे पहले पता चला यार 17,727 वैकेंसी हैं। अरे बहुत ज्यादा वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी तो बढ़कर अगर 30,000 हो गई तो शायद मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा ख्याल हमारे मन में आया। क्योंकि हर साल तो आनी नहीं है, अगले साल क्या पता इसकी आधी वैकेंसी आए और कम आए, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए ये वैकेंसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और करो या मरो की स्थिति है। करना भी पड़ेगा, मर मर के सही, तभी हम जीत पाएंगे। अब बात आती है कि देखिए कट ऑफ की जो मैं बात कह रहा हूं, जो हर कोई ये कह रहा है टीचर की भाई 3 महीने में इस बार कट ऑफ क्लियर की जा सकती है, प्री को क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके पीछे की वजह समझिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि फैक्टर जो सीजीएल की कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो है नंबर ऑफ वैकेंसी, सबसे ऊपर है। जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतनी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को लेना है। अब इंटेलिजेंट उतने लोग तो हैं नहीं, तो कुछ गधों को भी लेना पड़ता है, यानी कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, इसीलिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा ये भी कट ऑफ डिसाइड करेगा, और लोग कितने बैठेंगे और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कितना इंपैक्ट करेगा, ये सारी चीजें कट ऑफ डिसाइड करती हैं। जिसमें नंबर 1 है कि भाई वैकेंसी हमारी कितनी है। तो वैकेंसी इस बार बहुत है। अगर मैं देखूं, आपने देखा कि 2022 में 37,000 वैकेंसी थी, जबकि एसएससी ने अनाउंस क्या किया था, एसएससी ने कहा था 20,000 वैकेंसी है, यानी 20,000 की 37,000 हो गई थी, यानी ये 17,727 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी 25-30 हजार हो सकता है, 40,000 भी हो सकती है। उसका आधार मैं आपको बताता हूं।
आपको बताऊं एक बात कि जब ये वैकेंसी थी मालूम है, तब कट ऑफ 114 थी, और जब ये वैकेंसी थी तो कट ऑफ 150 थी। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि कट ऑफ का वैकेंसी या नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या फर्क पड़ता है, कितना बड़ा अंतर है। जहां 114 नंबर पे प्री क्वालिफाइंग है और यहाँ पे 150 नंबर पे प्री क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 115 वाला इंटेलिजेंट था और यहाँ पे 145 वाला डल था, बेकार था, सिलेक्शन के लायक नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करता है वैकेंसी पे। सारा गेम किसका है? वैकेंसी का। तो इस बार वैकेंसी भरपूर है, किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है नौकरी लेने के लिए। अब बात आती है कट ऑफ की, तो आप खुद देख सकते हैं 2022 में जब 37,000 वैकेंसी थी तो कट ऑफ 114 गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि ज्यादा लोगों को मेंस में बिठाना था। ऐसे होता है कि इतने गुना लोग मेंस में बैठेंगे, इतने गुना लोग उसका प्री में बैठेंगे, इस हिसाब से कट ऑफ बनती है। और जब 2023 में 8,000 वैकेंसी रह गई तो वही कट ऑफ 150 नंबर चलेगी। यानी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार एक नौकरी अपने लिए सुरक्षित करने के लिए। ये तुम्हारी आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो होनी चाहिए, इसमें मैं सब कुछ बता दूंगा। जब आप वैकेंसी की पोस्ट वाइज बात करें तो वैकेंसी इस तरीके से आती है कि भाई ये आप देख रहे हैं 2389 वैकेंसी। सोचिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में ही थी, सीबीआईसी में थी। ऐसी जो इस बार का पता चला है कि सीजीएल 2024 में जो वैकेंसी है एएसओ सीएसएस में, जिसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आईएएस की भी तैयारी करनी है तो 930 वैकेंसी है। एक्साइज इंस्पेक्टर की 2664 वैकेंसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 411, प्रिवेंटिव ऑफिसर 340, एग्जामिनर 145, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 85। इस तरीके से वैकेंसी आती है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के एग्जाम से हमें 3 तरीके की पोस्ट मिलती थी। एक ग्रुप बी गजेटेड, जिसमें केवल एक पोस्ट आती थी AAU की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि आपका भाई बना था 2016 में। भाई ने एसएससी की टॉप पोस्ट भी ली है और बाकी टॉप की 5 पोस्ट भी ली है। अभी इस बार AAU की कोई वैकेंसी नहीं है। हो सकता है बीच में क्रिएट हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिर उसके लिए तैयारी भी सरकार को करानी पड़ेगी, उसकी कट ऑफ भी अलग जाती है, एसएससी पे एक लोड आ जाएगा। तो शायद इस साल AAU की वैकेंसी ना आए, उसके लिए आपको अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी है अलग अलग मिनिस्ट्री में। टॉप पोस्ट में सिर्फ एएसओ एमईए, जैसे किसी को विदेश जाके रहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये होता है। सीएसएस में, रेलवे में एएफएचक्यू, ये सब। इंस्पेक्टर में केवल जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज अब रहा नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पीओ यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये सब टॉप पोस्ट में आती हैं। बाकी फिर ग्रुप सी में आ जाती हैं, कुछ और भी हैं ग्रुप बी में, बट मैक्सिमम ग्रुप सी में आ जाती हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैकेंसी का आना भी अब पूरी तरीके से इलेक्शन पे डिपेंड है। आपने देखा इस बार सरकार ठीक तरीके से नहीं बन पाई, तो सरकारों को भी समझ आया कि भैया बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी, युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। और अभी आगे आने वाले चुनावों में ये समझ लीजिए, इतने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, इतने राज्यों में चुनाव है। सरकार पे एक प्रेशर है कि अगर अपने आप को साबित करना है तो अभी से युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। इसलिए नौकरी के आसार बहुत ज्यादा है। अगर आप ये 3, 4, 5 महीने दबा के पढ़ लेते हैं तो ये तय है कि कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। एक बार अगर आप सरकार में सेट हो गए, सरकारी दामाद बन गए, तो फिर आपके दामादगिरी का भी मूल्य लगाने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाएंगे कि इनको हमें दामाद बनाना है, इनको हमें दामाद बनाना है। अभी जो लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है, जब आपकी नौकरी अच्छे लेवल की होगी तो हो सकता है कि उसके बाप के थ्रू आप सेलेक्ट हो जाएं। 2 तरीके का प्रोसेस होता है सेलेक्ट होने का भी। अब देखिए, इन्होंने, जितिन कुमार जी ने खुद बोला है कि 9.6 लाख पोस्ट वैकेंट है अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। यानी ये धीरे धीरे पोस्ट भरी जाएंगी। कैसे भरी जाएंगी वो आगे आने वाले नोटिफिकेशन और वैकेंसी बता देंगे। ये आदमी भी लगता है इसके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, उधर देखने की कोशिश कर रहा है वैकेंसी कहाँ है, क्योंकि बहुत दिनों से दिखी नहीं है सरकार में। अब ये आप देखो, रेलवे की भी अगर बात करें तो रेलवे में भी 2.74 लाख पोस्ट वेकेंट बताई गई हैं, यानी वहां भी आएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो तैयारी कभी खाली नहीं जाती। एक बार मेहनत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने सीजीएल के लिए पढ़ाया, लेकिन वो दिल्ली मेट्रो में लग गए, वो ACIO में के एग्जाम के थ्रू IB में लग गए। तो किसी भी एग्जाम में लग जाते हैं, लगभग सेम चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यार मैं क्या स्ट्रेटजी ऐसी रखूं कि मेरा सिलेक्शन हो पाए। तो देखिए, स्ट्रेटजी हर कोई सोच लेता है। उस स्ट्रेटजी सोची हुई के अकॉर्डिंग हमें एक प्लान तैयार करना पड़ता है। अब प्लान भी तैयार हो जाता है, उससे भी कुछ बात नहीं बनती, फिर उस प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये 3 चीजें।
स्ट्रेटेजी हमने सोच ली ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग को अगर हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है। लाइक मैंने सोचा कि मुझे 30 मॉक टेस्ट देने हैं इन 3 महीने में, मैं दे पाया तो ठीक है, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो उसका रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, तो मेरी प्लानिंग भी फेल, अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ और वो जो स्ट्रेटेजी सोची थी वो भी फेल। तो स्ट्रेटेजी से खाली काम नहीं चलेगा, उसके बाद एक प्लान भी बनाना पड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। कैसे वो प्लान एग्जीक्यूट होंगे इन सब चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी में सबसे पहले तो यही आता है कि भैया आपको एग्जाम का पैटर्न पता है कि नहीं, कि एग्जाम में आ क्या रहा है क्या नहीं आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्टडी मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन रेगुलर करना है नहीं करना। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आता है कि भैया टाइम मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पा रहा। बहुत से बच्चों से तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता, उनको यही रोना रहता है यार मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। वो पीपीटी उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक लाइफ एंड एग्जाम, एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट है, कि जो बंदा टाइम को मैनेज कर गया वो लाइफ भी क्रैक कर लेगा, एग्जाम तो क्या चीज है, इतना समझ लीजिए। पहले तो सबसे जो स्टेप हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को, वो मैं कुछ स्टेप्स दिखा रहा हूं। जैसे एक लॉग बुक, हम हर चीज का हिसाब रखते हैं बट हम वक्त का हिसाब नहीं रखते, तो समय का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि डिसाइड प्रायोरिटी, जो काम जरूरी है हम अभी वही करें तो बेहतर है, ये प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। कुछ एक काम जो मुझे लगता है कि यार मैं नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा, वो है डेलीगेशन, जो काम आपके बिना भी हो सकते हैं। जैसे बुआ की बेटी का भात नौता गया है, आपके घर इन्विटेशन आया है, तो जरूरी नहीं है कि आप जाएं, आप अपने भाई को भी भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं कि जो आपके बिना हो सकते हैं, वो आपको दूसरे को डेलीगेट करने पड़ेंगे। इन 3 महीने में आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चौथी बात है कि आपको अपना प्राइम टाइम पता करना पड़ेगा कि किस टाइम मेरा दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, उस टाइम में उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है। जैसे इंजीनियर्स के लिए जीएस लगती है और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए मैथ्स लगती है, तो आपको अपने प्राइम टाइम में वो काम करने पड़ेंगे। मैंने लिखा हुआ है हर एक बात की लर्न मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन दैट स्लॉट। पांचवा है कि टाइम टेबल, एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल डेली बेसिस पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि मैं 8 दिन का प्लान बना के बैठ जाऊं और पता चल रहा है कि उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं। कोई बच्चा अगर ये उम्मीद लेके आए कि मैं उसको ये बताऊंगा कि बचे हुए 45वें दिन तुम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, तो तुम भूल जाओ, मैं कोई जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं हूं और तुम मेरे कैदी नहीं हो कि अब तुम हर चीज मेरे इशारों पर करोगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, और वो अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद 5 बार सिलेक्शन लिया है। ज्यादा प्रेशर डालोगे दिमाग फट जाएगा, 3 महीने छोड़ दो, 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। छठी बात है सैक्रिफाइस। देखो कुछ सैक्रिफाइसेस हमेशा करने पड़ते हैं। अगर मुझे पता है कि 3 महीने बाद मुझे इस चीज का फायदा मिलेगा, तो मैं कुछ सैक्रिफाइसेस आज करूंगा। आज कोई नई मूवी आएगी, मुझे पता है कि अगर मैं ये मूवी नहीं देखूंगा तो जो ये 3 घंटे मैं अपने पढ़ाई और किताबों में लगा रहा हूँ, इसका फायदा मुझे नौकरी में मिलेगा, और अपनी मनपसंद स्त्री के साथ फिर मैं ये मूवी दोबारा घर पे टीवी पे देख सकता हूँ, बेड पे बैठ के लेट के, जैसे चाहूं। यानी आगे भविष्य में अगर फायदा लेना है तो वर्तमान के लाभ तो त्यागने पड़ेंगे, तभी टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। 7वां स्टेप है कि वक्त चुराना पड़ता है। ये सही बात है। आज हम टाइम टेबल भी बनाते हैं तो लिख देते हैं 7:30 से 8:30 नहाना धोना, तो ये चीज से हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं अगर नहाने में ज्यादा समय गवा रहा हूं, बाहर घूमने में ज्यादा समय गवा रहा हूं, तो ऐसे छोटे छोटे स्लॉट से टाइम चुराना पड़ेगा हमें। मैं उससे ज्यादा बात कर रहा हूं। मैं सोचिए आज वो दौर आ गया है ऋचा बाबू कि हम अपने घर वालों के 6 इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठ के उसमें से 2 लोग मोबाइल पे किसी अननोन आदमी को फेसबुक पे मैसेज कर रहे होते हैं। ये दौर है आज कि वहां जो हम आनंद उठा सकते थे बातों का, इतने एडिक्टेड हो चुके हैं हम फोन के। उस पे भी हम आगे आएंगे। प्लान फॉर नेक्स्ट डे, कल का प्लान आज सोने से पहले बनाना पड़ेगा। ये मैं करता हूं और इसका इतना फायदा मिलता है। जब आप सोच लेते हो तो आपका जब दिन जगते हो ना तो बहुत हल्का लगता है, आपको पहले से क्लियर होता है आज मुझे इतनी चीजें करनी है और ये मैं करके रहूंगा। तो कल का प्लान आज सोने से पहले बनाना पड़ेगा। जल्दी सोना और जल्दी जगना सबसे जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग को ठीक रखना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी स्टेप है ये एक्सरसाइज, 10 मिनट रनिंग और 10 मिनट मेडिटेशन। वन ऑफ द मोस्ट थिंग टू मैनेज एवरीथिंग, नॉट टाइम।
रिलेशनशिप इशूज, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, जीएफ, सबको मैनेज करना है तो ये 10 मिनट की रनिंग और 10 मिनट का मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि पहले कोई नहीं कहता था मेडिटेशन करो। पता है क्यों नहीं कहते थे? पहले पेशेंस था, आज पेशेंस खत्म हो गया। हम जरा सी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ी सी बात किसी ने कहा नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो गए, अब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, 1-2 घंटे खराब हो गए। आज इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? आज चीजें बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमें अब ऐसी लाइफ मिल गई। पहले कुछ सोचते थे कि यार ये चीज चाहिए। अगर मैं अपने जमाने की बात करूं तो पिताजी को कहते थे, कन्वेंस करते थे, फिर वो चीज 3-4 दिनों 5 दिनों बाद मिलती थी जब उन पे पैसे आते थे। तो हमने वो पेशेंस रखना सीखा। उसके बाद अमेजोन आया, अमेजोन पे वो चीज 3-4 दिन में मिलने लगी तो हमारा भी पेशेंस कम हो गया। अब ब्लिंकिट आ गया, अब कोई भी सामान हमें 10 मिनट में चाहिए। और हम इतने आलसी हो गए कि पहले दही लेने जाते थे तो एक एक्सरसाइज हो जाती थी, आज दही ब्लिंकिट से आ जाता है। हम चल ही नहीं रहे, नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर बेड पे ही पड़े रहेंगे तो दिमाग का खराब होना, सड़ना तय है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारा दिमाग ठीक तरीके से चलता है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि आज पेशेंस क्यों खत्म हो गया। अब जब ये सब हो गया है कि हर चीज बेड पे मिल जा रही है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। 10 मिनट की रनिंग या 10 मिनट का मेडिटेशन, दोनों ही कंपलसरी है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, आज हालात ये हैं कि किसी के पास भी आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय है ही नहीं। वॉशरूम में मोबाइल, खाना खाते वक्त मोबाइल। पहले आदमी ऑफलाइन क्लास में आना जाना होता था, वक्त जरूर लगता था और फिर भी लोग सिलेक्शन ले लेते थे। और यार घर बैठ के सब कुछ मिल रहा है यूट्यूब पे, एप्स पे, और फिर भी पूरी तैयारी नहीं हो पा रही, वक्त कम पड़ जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन जिस चीज के लिए हमें मिला था उसमें तो हम उसका यूटिलाइजेशन 20-30% कर रहे हैं, बाकी फालतू की चीजों में ज्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। स्मॉल ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है जब भी आप तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अगले दिन भी पढ़ पाएं, कई लोग इतना जोश में आ जाते हैं, पहले दिन इतना पढ़ लेंगे पागल जैसे। भैया ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। मैं कई लोगों को देखता हूँ, जिम जाते हैं, पहले दिन उनको लगता है दर्द ही नहीं हो रहा, इतना हीरो बनेंगे जैसे। वो क्या होता है ना कि जब आप डंबल उठाते हो तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, उनको लगता है एक दिन में इतनी बॉडी बन गई, अरे दूसरे दिन तो पलट दूंगा, जिम ट्रेनर को फेंक दूंगा। और फिर तीसरे दिन जिम जा ही नहीं पाते, इतना दर्द हो जाता है। तो जब भी कोई चीज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। आज दौर वो हो गया है कि पहले दिन आई लव यू तुम्हारे बिना जी नहीं सकता पागल, 10 दिन बाद फुस प्यार खत्म हो गया। मैं कहता हूं धीरे धीरे चलो, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, अच्छा लगता है यार तुमसे बातें करना। धीरे धीरे वो एक रिश्ता जो बिल्डअप होता है वो बहुत लंबा चलता है। तो वही हमें पढ़ाई के अंदर भी करना है। अवॉइड, स्टॉप वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स। आज इतनी रील्स बनाई जा रही हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन रील्स फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि अति हो गई है और अति हर चीज की बुरी होती है। मानते हैं? अति हर चीज की बुरी होती है। हमने पता है अपने जीवन को बहुत मुश्किल बना लिया, बहुत ज्यादा। कुछ पाने की ख्वाहिश में कहते हैं ना कि जिंदगी को खोते जा रहे हैं हम सब, आप मैं सब। पहले जीवन बहुत सरल था, हमने सोचा इसे और सरल बनाते हैं, और सरल बनाने के चक्कर में ये मुश्किल हो गया। और हम सोच नहीं पा रहे क्यों? क्योंकि लाइफ में इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, 2 मिनट में पूरी दुनिया दिख जाती है। टीवी जिंदगी में आ गया, रिमोट दबाओ एंटरटेनमेंट चालू, हवाई जहाज में बैठो कहीं भी पहुंच जाओ। ये जो मॉडर्न इन्वेंशन है ना, इसने जिंदगी की रफ्तार तो बढ़ाई, बट जिंदगी में वक्त की कमी की वजह भी बन गया। हम दुनिया से जुड़ते चले गए लेकिन खुद से बहुत दूर हो गए। मैं कहता हूं ना कि घर में 5 लोग, उनसे बात करने का वक्त नहीं है, उनके साथ बैठकर भी हम एफबी पे अननोन लोगों के साथ चैट कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। आगे बढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे बस इतनी बातें होंगी। एक ये लाइन मैंने लिखी है, पहले भी लिखा है कि स्ट्रेस इज ओनली ड्यू टू टाइम वेस्ट। जो आज तनाव की सबसे बड़ी वजह है, ये मैंने लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बादी की वजह से। आप कभी भी नोट करना, आप मोबाइल पे 1-2 घंटे वक्त बर्बाद कर लो, आप कुछ भी कर लो, उसके बाद सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, स्ट्रेस होगी और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको एक चीज से बचना है, वो है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम देन यू ऑलवेज बी रिलैक्स। अगर तुमने अपना वक्त मैनेज करना सीख लिया, तुम हमेशा रिलैक्स रहोगे मेरी तरह। ऐसे लगेगा यार कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसी तैसी यार दुनिया की, झंडे गाड़ देंगे हम। अब बात आ जाती है, जब पढ़ाई की बात आई, टाइम मैनेज भी हो गया, यार मोटिवेशन नहीं आ रहा। मैं कहता हूं मोटिवेशन इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स।
कि जो हम चाहते हैं अचीव करना, हमें दिखता है माँ बाप का स्ट्रगल, भाई बहन सबका, वो मोटिवेशन काफी है। वरना आज जब मैं भी मोटिवेशन देखने की कोशिश कर रहा था आज से 10 दिन पहले, तो मैंने देखा एक टॉपर कह रहा है टॉपर्स तो सारे झूठ बोलते हैं, टॉपर्स से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फेलर से सीखो। कमाल की बात कर रहा है, फेलर से सीखो, उसको पता है कि उसने कहां कहां गलती की। अबे बेवकूफ, जिसको तुम ये ज्ञान दे रहे हो वो खुद फेलर है, उसको खुद नहीं पता। और जिस फेलर की तुम बात कर रहे हो कि उससे पूछो उसने कहां कहां गलती की, अगर उसको ये पता लग गया होता उसने कहां कहां गलती की तो वो खुद नहीं सफल हो गया होता। कैसे कैसे लोग आ गए। अब लोगों को ये लग रहा है कि मोटिवेशन में नया क्या दें, तो वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फेलर से सीखो। बड़े दुख की बात है, कोई फेलर से कैसे सीख सकता है। अगर फेलर में सीखने को होता तो वो खुद सीख के नहीं सफल हो जाता। अरे एक बात सीख लेगा कोई, 2 बात सीख लेगा, सफल होने का मंत्र थोड़ी सीख लेगा कोई फेलर से। कैसी बच्चों जैसी बातें कर दी आपने। देखिए ये पिक्चर जैसे मोटिवेशन की जब बात आई ना, तो मैं कहता हूं कि ये पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये पिक्चर अकेली बता रही है कि जब बच्चा बेरोजगार ट्रेनों में भर भर के ऐसे खड़ा रहता है ना प्लेटफॉर्म पे, क्या मोटिवेशन चाहिए यार, क्या